कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का विज्ञान के इस कक्षा यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में हार्दिक स्वागत है। क्या आप लोग कभी सोचे हैं कि आपके घर में जो दूध रखा होता है, खासकर गर्मियों के सीजन में, अगर फ्रिज के बाहर आप बहुत देर तक दूध रख दो तो वो फट क्यों जाता है, यानी कि वो खराब क्यों हो जाता है? या फिर आपके पास जो पड़ी पड़ी पुरानी साइकिल रखी रहती है, वो पड़ी पड़ी उसमें जंग क्यों लग जाती है? या फिर दीपावली में जो आप पटाखे फोड़ते हो तो वो इतनी जोर से आवाज़ क्यों करता है? तो ये सारे जो बदलाव होते हैं वो अचानक से होने वाले बदलाव नहीं है। ये एक्चुअली हमारे हर जगह आसपास बहुत तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है जो हमें पता नहीं होता। सुबह के नाश्ते में अंडे को पकाने से लेकर के आपके सोडा बोतल में बुलबुले उठने तक हर जगह ये जादुई परिवर्तन है। और इसी जादुई परिवर्तन के बारे में आज हम लोग आज के कक्षा में बहुत ही रोचक अंदाज में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं आग से तो वो इतनी सफ़ेद चमकदार लाइट क्यों देती है, चमकदार आग मतलब रोशनी क्यों देती है। या फिर जब हम दो बेरंग द्रव्य को आपस में मिलाते हैं तो ये पीला कलर का कैसे उभर के रंग आता है। या फिर जब हम जिंक को अम्ल के साथ मिलाएंगे तो टेस्ट ट्यूब गर्म क्यों हो जाता है। जब हम और भी बहुत चीज़ जानेंगे जैसे कि रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन से कैसे अलग है, या फिर हमको वैसे कौन कौन से संकेत मिलेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि एक्चुअली में रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। ये सारे चीज़ जो हम लोग अभी बताए इसके बारे में हम लोग बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ेंगे। यानी कि ये जो रासायनिक है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सिर्फ किताब वाला रसायन नहीं है, यह तो है आग, भोजन, ईंधन और जीवन के पीछे छिपे हुए विज्ञान का एक झलक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत ही धमाकेदार तरीके से, बहुत ही रोचक तरीके से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन इन सब चीज़ को पढ़ने से या जानने से पहले जीवन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण लेसन्स। एक्सीलेंस हैपन नॉट बाय एक्सीडेंट, इट्स ए प्रोसेस। मतलब उत्कृष्टता संयोग से नहीं प्राप्त होती, यह एक प्रक्रिया है। यानी कि अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर महारत हासिल करना है तो वो कोई संयोग से या कोई लक से यानी कि किस्मत से या फिर कोई शॉर्टकट रास्ता से नहीं मिलता। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहाँ पे आपको निरंतर प्रयास, अनुशासित अभ्यास, सीखने की इच्छा और अपने आप में सुधार लाने की इच्छा रखनी पड़ेगी, तभी आप वो मतलब किसी भी चीज़ में महारत हासिल कर सकते हो। यह लाइन एक छात्र को ये सिखाती है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई हो, खेल हो या फिर कोई कला की दुनिया हो या फिर कोडिंग की दुनिया हो, किसी भी चीज़ में अगर आपको महारत हासिल करना है तो आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, अपने दिनचर्या को सुधारना पड़ेगा, उस पर अपने आप पे सुधार करना पड़ेगा, अपने अंदर जो भी कमियां हैं उसको देख करके ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आप उस फील्ड में या किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। आप लोग जैसे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले यानी कि 10th कक्षा के विद्यार्थी हो, अगर आप अपने पेपर में सही मार्क्स मतलब अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हो, यानी कि अच्छा रैंक लाना चाहते हो, तो वो एक दिन में नहीं आती। आप अपने किसी भी सब्जेक्ट में यानी कि पेपर में महारत एक रात में हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको रोज हर दिन थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपने सारे जितने भी पिछले वर्ष के क्वेश्चन है यानी कि जो भी प्रश्न पूछते हैं उसको हल करना पड़ेगा, आपके जो भी संदेह है उसको अपने शिक्षक से जा कर के पूछना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, अपने में जो भी आपकी गलतियां हैं वो अपने आप में सुधार करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी चीज़ में अपने क्लास में यानी कि अपने कक्षा 10 में टॉप कर सकते हो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि एक संगीतकार या फिर एक खिलाड़ी बरसों तक, महीनों तक बहुत मेहनत करता है, अपने आप पर बहुत अभ्यास करता है, तब जा कर के वो उसमें उत्कृष्ट होता है। क्योंकि उत्कृष्टता एक यात्रा है, ये कोई भाग्य से मिलने वाला लक नहीं है जो आपको अचानक से ही मिल जाएगा। ऑन दिस नोट, इसी बात पे मैं कृष्णा और आप हमको देख सकते हैं कॉन्सेप्ट बीच पे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में। चलो
तो पहला है आपका भौतिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल चेंज, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का रूप, आकार, आयतन, अवस्था, ये सब में बदलाव होता है, लेकिन चीज यानी कि पदार्थ वही रहता, कोई नई चीज नहीं बनती। आप उसको ऐसे समझो कि जैसे आप किसी बर्थडे पार्टी, किसी के जन्मदिन के पार्टी में गए हो, आपके कोई दोस्त का जन्मदिन है, वो आपको पार्टी दिया, ठीक है, तो सारे दोस्त को बुलाया, सब कोई आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हुई है, खासकर कैडबरी वो रखी हुई है, गर्मियों का सीजन है, तो कुछ दोस्त आने में लेट कर दिए, तो उसमें क्या हुआ कि गर्मियों के सीजन की वजह से वो चॉकलेट पिघल गया, पिघल करके क्या हो गया, द्रव में कन्वर्ट हो गया। लेकिन पिघल करके जब वो द्रव्य में कन्वर्ट हुआ, लेकिन रहा तो चॉकलेट ही, कुछ नई चीज नहीं बनी, है ना। जैसे ये पहले इस आकार में था, इस शेप में था, और जब ये पिघल गया तो ये एक द्रव्य में बन गया, तो ये रही चॉकलेट ही, नई चीज नहीं बनी। ऐसा तो नहीं है कि ये चॉकलेट से दूध बन गया, तो वही चीज रहा, तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को भौतिक परिवर्तन। तो इसका मुख्य पॉइंट क्या है, इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे ये चॉकलेट पिघली तो कोई नई चीज नहीं बनी, चॉकलेट ही रही, बस पिघल के द्रव्य फॉर्म में आ गई, ठीक है, ठीक है। पदार्थ के कण वही रहते हैं, केवल उनकी व्यवस्था बदल जाती है, यानी कि पदार्थ के जो कण हैं वो वही रहते हैं, लेकिन बस इसकी व्यवस्था बदल गई। पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, मतलब ठोस फॉर्म में था, अब हो गया ये किस फॉर्म में, द्रव्य फॉर्म में हो गया, ठीक है। ऐसे परिवर्तन प्रायः उल्टनीय होते हैं, यानी मूल अवस्था को फिर से प्राप्त किया जा सकता है, मतलब ऐसे परिवर्तन को वापस से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखो, ये पहले ठोस आकार में था आपका चॉकलेट, पिघलने की वजह से ये द्रव्य आकार में हो गया, लेकिन वापस से इसको हम ठोस बना सकते हैं। फ्रिज में डालो, ठोस बन गया, ठीक है, जिस शेप में डालोगे, जिस आकार में डालोगे, उस आकार के बर्तन में डाल दो, वो बन जाएगा उस शेप का। तो ये हम इसको फिर से पा सकते हैं। यह परिवर्तन प्रायः उसमें या यांत्रिक प्रभावों से होता है। ये परिवर्तन जनरली मतलब थर्मल यानी कि गर्मी की वजह से होता है, या यांत्रिक मैकेनिकल की वजह से होता है। सरल शब्दों में समझो तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदलता है, स्वरूप नहीं, मतलब उसका रूप चेंज हो गया लेकिन स्वरूप वही रहेगा, वो चॉकलेट ही रहेगा। इसको और भी नए नए उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि बर्फ का पिघलना। ये आप देख रहे हो, बर्फ आप देखे ही होंगे, बर्फ सबको ही देखे होंगे, सबके घर में होता है। बर्फ को जब आप नॉर्मल तापमान में रखोगे, रूम टेम्परेचर में, यानी कि नॉर्मल तापमान में रखोगे, तो वो पिघलना शुरू कर जाएगा और क्या बन जाएगा, वो पानी बन जाएगा, लेकिन रहेगा वो पानी ही। बर्फ भी पानी का है, पिघल के भी वो पानी बना, तो सेम ही चीज रहा, कोई नई चीज नहीं बन गई। दूसरा है कागज का फटना। आप एक कागज ले लो, ये कागज है इस शेप का, ठीक है, ये स्क्वायर शेप का है, इसको हम फाड़ दिए, फाड़ने से क्या हुआ, इसका आकार चेंज हो गया, इसका आकार बदल गया, यानी कि ये परिवर्तित हो गया, लेकिन रहा ये कागज ही, कोई नई चीज नहीं बनी। हम कागज इसको फिर से ऐसा बना सकते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन बना सकते हैं। जिस तरह से ये बर्फ पिघल के पानी बना, तो वापस से हम इसको बर्फ बना सकते हैं, तो सेम ही चीज रही। उसी तरह से धातु का हथौड़ों से आकार बदलना, मतलब हम किसी भी धातु को हथौड़े से पीट पीट के आकार बदलते हैं। जैसे कि घर में सब कोई गहने पहनते हैं, आपके घर में मम्मी पहनती है, स्पेशली मम्मी हुई, बहन हुई, सब कोई पहनता है, तो चाहे वो कान का हो या फिर आपका गले का नेकलेस हो, सबका एक आकार दिया जाता है, सोने को पीट पीट के उस शेप में बनाया जाता है ना, पिघला करके उस शेप में बनाया जाता है, लेकिन रहता वो गोल्ड ही है, मतलब सोना ही रहता, कोई नई चीज नहीं बन जाती, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकला कि भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें रूप, आकार, अवस्था, रंग, ये सब में बदलाव होता है, लेकिन उसका रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब उसका रासायनिक गुण सेम रहता है, वो नई चीज नहीं बनती, ठीक है। और ये परिवर्तन क्या है, उलटनीय होते हैं, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, ये परिवर्तन उलटनीय होते हैं, इसको वापस से हम पा सकते हैं। जैसे ये बर्फ पानी बना, तो इसको वापस से हम बर्फ बना सकते हैं। कागज फट करके बहुत सारे टुकड़े में हो गया, उसका आकार चेंज हो गया, लेकिन वापस से हम ये कागज इसको बना सकते हैं। ये दूसरा, तीसरा है शुगर का घोल, चीनी पानी। आप पानी में चीनी घोले, ठीक है, वो घुल गया, लेकिन वापस से आप पानी और चीनी को अलग अलग कर सकते हो, रहेगा ये पानी चीनी ही, कोई नई चीज नहीं बनेगी। ऐसा थोड़ी है कि आप पानी में चीनी घोले तो वो नमक वाला स्वाद बन गया, नहीं ना, वो पानी चीनी ही रही, तो आप वापस से उसको चीनी और पानी को वापस से ला सकते हो। तो भौतिक परिवर्तन वो हुआ जिसमें रूप बदलता है लेकिन पदार्थ वही रहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया समझ में आया कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, कि चीज वही रहती है,
रूप बदलता है, स्वरूप सेम रहता है, वो कोई नई चीज नहीं बनाती। यानी कि बर्फ है तो पिघल करके पानी बनी, लेकिन रहेगी पानी ही, कोई नई चीज नहीं बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो बर्फ था तो पानी वाला बर्फ था तो आपका कोई कोको कोला बन गया, ऐसा नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन उसी को बोलते हैं जिसका रूप, आकार, अवस्था, रंग ये सब में बदलाव होता है, लेकिन उसके रासायनिक गुण सेम रहते हैं और इसको वापस से गेन किया जा सकता है, यानी कि वापस से आप इसको वो चीज बना सकते हो। तो इसको हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रासायनिक परिवर्तन। देखो, रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए आपको ये दोनों चीज समझना पड़ेगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। जो भौतिक परिवर्तन अभी हम बता चुके हैं। अब आपको रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ पूरी तरह से नए पदार्थ में बदल जाते हैं जिनके रासायनिक गुण और मूल पदार्थ भिन्न होते हैं। मतलब यहाँ पे एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब अभिक्रिया करते हैं और कोई नई ही चीज बना देते हैं। वो बिल्कुल डिफरेंट, अलग होता है, उसके स्वाद में, उसके आकार में, सब चीज अलग होता है, उसका प्रॉपर्टीज भी अलग होती है, ठीक है, उसका रासायनिक गुण ही अलग हो जाता है, यानी कि वो मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न दिखता है। अगर आप एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो आम है। आम जब कच्चा आम होता है तो कच्चा आम जब आप खाते हो कैसा, वो दिखता भी अलग है, हरा कलर का दिखता है ना, अलग अलग आकार में भी दिखता है, अलग अलग कलर का भी होता है और उसका स्वाद भी अलग होता है। लेकिन जब आम पक जाता है तो उसका स्वाद अलग होता है, वो दिखने में भी अलग रहता है, मतलब उसका रंग भी बदल गया, उसका स्वाद भी बदल गया, मतलब उसका अंदर का चीज ही बदल गया, मतलब पदार्थ ही बदल गया, है ना। तो उसमें रंग में भी डिफरेंस आया और स्वाद में भी डिफरेंस आया। केला, कच्चा केला कैसा स्वाद लगता है, बिल्कुल बेस्वाद लगता है, ठीक है। और जब वो पक जाता है तो कितना स्वादिष्ट लगता है ना। तो उसका रंग भी बदल गया, उसका स्वाद भी बदल गया, उसका गंध भी बदल गया। और जब और ज्यादा पक गया, जिसको बोलते हैं बहुत ज्यादा पक जाना, मतलब ओवर राइप हो जाना, तब उसका उस समय भी उसका स्वाद अलग हो जाता है, उसका रंग भी डिफरेंट अलग हो जाता है। देखो कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो इसका मुख्य बिंदु क्या है, इस परिवर्तन में पदार्थ की आणविक संरचना बदल जाती है, यानी कि उसकी आणविक संरचना ही बदल जाती है, ठीक है। नए पदार्थ का निर्माण होता है और नई चीज बनती है। मतलब कच्चा आम और पका हुआ आम, काफी डिफरेंस है ना। कच्चा आम का स्वाद भी अलग है, उसका गंध भी अलग है, और पका हुआ आम का स्वाद अलग है, गंध अलग है, कलर अलग है, ठीक है। उसी तरह से यह परिवर्तन सामान्यतः अपरिवर्तित होता है, अर्थात मूल पदार्थ को सरल तरीकों से वापस नहीं पाया जा सकता। यह जो परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन, इसको वापस से हम आसानी तरीके से नहीं ला सकते। अब जैसे देखो, पका हुआ आम है, इसको वापस से आप कच्चा नहीं बना सकते। दूसरा कच्चा आम हो सकता है, लेकिन इस पके हुए आम को आप कच्चा नहीं बना सकते, इस पके हुए केले को आप कच्चा नहीं बना सकते। तो ये अपरिवर्तित होता है, ठीक है। इसमें ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। इसमें ऊर्जा ये जो प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया, इसमें ऊर्जा की या तो अवशोषण होगा या तो उत्सर्जन होगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि चेंज हुआ, बदलाव हुआ, तो उसमें कुछ तो ऊर्जा लगी होगी, या तो वो ऊर्जा लिया होगा या तो वो ऊर्जा छोड़ा होगा, है ना। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ, पदार्थ का रूप और स्वरूप दोनों बदल जाता है। जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या था, पदार्थ का रूप बदलता था लेकिन स्वरूप सेम रहता था। लेकिन रासायनिक में पदार्थ का रूप भी बदल जाता है और स्वरूप भी बदल जाता है। इसको और नए नए तरीके से समझते हैं, नए नए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि दूध का दही बनना, आप लोगों के घर में दूध होगा, सब कोई दही खाते हैं, दही मैक्सिमम लोगों को पसंद होता है ना। और आप अपने घर में दूध से दही बनाते हो। कैसे बनाते हो, दूध लिए, उसको गुनगुना किए, उसमें छोटा 1 चम्मच आप दही डाले और उसको रात भर छोड़े और सुबह आपको दही मिल गया। तो कैसे मिल गया भाई, उसमें कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो ऐसा बदलाव हुआ होगा। तो वही परिवर्तन को हम बोले रासायनिक परिवर्तन, जिसमें क्या, उसमें अब दूध का गंध स्वाद बिल्कुल अलग है और दही का गंध स्वाद गुण सब कुछ अलग है ना। तो यह हुआ रासायनिक परिवर्तन। अंडे का पकना, कच्चा अंडा कैसा होता है, लिक्विड टाइप का, मतलब द्रव्य टाइप का होता है, उसमें पीला और व्हाइट कलर का दिखता है, आपको द्रव्य टाइप का दिखेगा। जब आप अंडे को पका दोगे तो कैसा दिखेगा, ठोस दिखेगा। इसमें भी उजला और पीला दिखेगा लेकिन वो ठोस हो जाता है, ये द्रव्य फॉर्म में रहता है, ये ठोस हो जाता है। तो ये हुआ, क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। इसका प्रोटीन स्ट्रक्चर, इसका प्रोटीन जो है अंदर का बदल गया, ठीक है। तो वो प्रोटीन जम गया, तो वो अंडा बॉयल, ये मतलब उबला हुआ अंडा बन गया। तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। लोहे का जंग लगना,
आपके घर में लोहा पड़ा हुआ रहता है, जैसे आपकी पुरानी बाईसाइकिल साइकिल रहती है ना पड़ी हुई, तो वो आप घर में पुराना तवा ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो क्या देखोगे आप उसमें भूरा कलर का जंग, भुरभुरा टाइप का जंग लग जाता है। तो वो क्या हुआ, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। उसमें क्या होता है कि आयरन किससे, ये आयरन जो है किससे अभिक्रिया करता है, वाटर से, जल से और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, इसका बता रहे हैं। ठीक है, इसको डिटेल्स में आगे बताएंगे, बस आप अभी जान लो। जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, वो आपका ऐसे ही पड़ा रहता है, तो आपका हवा में क्या होता है, हवा में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। ठीक है, हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इस दोनों से रिएक्ट करके ये क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड, यानी कि Fe2O3। ठीक है, ये आप आगे डिटेल से पढ़ोगे, बस अभी इतना जान लो। ठीक है, भोजन का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड। आप जो खाना खाते हो वो पच जाता है, कैसे पच जाता है, कुछ तो उसमें अभिक्रिया हुई होगी, कुछ तो अंदर चला होगा, तभी तो वो पच गया, यानी कि वो अपना स्वरूप बदल लिया, यानी कि कुछ चेंज होकर के नया चीज बदल गया। आप खाना खाए, वो कुछ अंदर में अभिक्रिया हुआ, कुछ अपना आपस में घुल मिल करके कोई काम किया और वो खाना आपका पच गया, यानी कि आपको कुछ एनर्जी मिली, आपको ताकत मिली, वो अंदर कुछ जा करके अभिक्रिया हुआ, कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ जिससे आपको ताकत मिली, तो उसको वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो भोजन क्या है, टूट करके नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जो आपको ताकत के रूप में, एनर्जी के रूप में मिलती है, जिससे आप चलते हो। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसके गुण भिन्न होते हैं। यह परिवर्तन प्रायः अपरिवर्तित होता है और इसमें ऊर्जा परिवर्तन भी शामिल होते हैं। मतलब जो रासायनिक परिवर्तन का निर्माण होता है, जो रासायनिक परिवर्तन के थ्रू कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ बनती है, उसका गुण अलग होता है, उसका उनका कलर अलग होता है, उनका आकार भी अलग होता है, सब चीज भिन्न होता है, और ये जनरली प्रायः अपरिवर्तित होते हैं। इसको आप वापस से उस फॉर्म में नहीं ला पाओगे, जैसे कि पके हुए अंडे को आप वापस से कच्चा नहीं बना सकते, तो ये अपरिवर्तित होता है। तो क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और लौटना संभव नहीं होता। याद करने का तरीका क्या हुआ कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है प्लस उसमें लौटना संभव नहीं होता, जबकि भौतिक परिवर्तन में आप लौटा सकते हो, सामान को लौटा सकते हो, जैसे कि बर्फ से आप बर्फ पिघल करके वाटर बन गया, लेकिन वापस से आप जल को बर्फ में बना सकते हो, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ये करना संभव नहीं है, वापस से आप उस चीज को नहीं ला सकते। ठीक है, समझ में आया कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है। तो अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। अब समझ में, जब आपको वो दोनों चीज समझ में आ गया, यानी कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो आप इजीली समझ पाओगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जो डे टू डे, मतलब दैनिक जीवन में, आपके दैनिक जीवन में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं आपके आसपास, उसके कुछ उदाहरण है। जैसे कि पहले आपको बोला कि गर्मियों के दिन में दूध का खट्टा हो जाना। गर्मियों के दिन में आपके घर में देखे होंगे कि अगर आप दूध को फ्रिज से बाहर बहुत देर तक रखें तो वो फट जाता है, यानी खट्टा होता है, खराब हो जाता है। तो वो क्या हुआ, एक सिंपल दूध था, उसका स्वाद अलग था, उसके गुण अलग थे, वो फट गया तो उसका स्वाद अलग है और उसका गुण भी अलग है ना, तो वो खराब हो गया एक तरह से। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसको रासायनिक अभिक्रिया बोले। लोहे का तवे पर जंग लगना, अभी जो आपको पीछे बताया, लोहे का तवे पर जंग लगना, यहाँ पे बताए ये लोहे पर जंग लगना कि आयरन कैसे, जब आप ऐसे ही आपका लोहा रखा हुआ है इधर उधर, तो वो क्या करता है, हवा में, जो हवा के साथ रिएक्ट करता है, उसमें पानी का, हवा जो आपका होता है वो सिर्फ सूखा हवा नहीं होता, नमी वाला हवा होता है ना, तो उसमें पानी का मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन आपस में ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड। तो वो लोहे का जंग लगना। ठीक है, जैसे देखो पहले लोहा ऐसा था, पड़े पड़े वो ऐसा लाल भूरा रंग का दिखेगा, है ना, तो इसको लोहे का जंग लगना हुआ। अंगूर का शराब में बदल जाना, फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है कि अंगूर से आप शराब बना लिए, है ना। भोजन का पचना या पकना, भोजन जो कच्चा भोजन होता है, जब हम उसको पकाते हैं तो उसका स्वाद अलग होता है, उसका गुण अलग होता है, वो स्वादिष्ट होता है। और कच्चा भोजन का स्वाद अलग होता है और गुण अलग होता है, वो उतना स्वादिष्ट नहीं होता, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया। भोजन हम क्या खाते हैं,
कोई अनाज खाए तो ऐसा थोड़ी है कि अनाज वो ऐसे ही गटक लिए तो उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, उसमें कुछ बदलाव होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। हम जब उसको खाते हैं तो वो हमारे स्टक में मतलब पेट में जा करके वो दूसरा उसका स्वरूप बदल जाता है और फिर वो नए चीज़ में बनता है, यानी कि उसको ग्लूकोज बोलते हैं, उसमें बनता है, फिर उससे एनर्जी मिलती है, तो उससे हम लोग चलते हैं। तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। फिर हमारा श्वसन करना मतलब हमारा रेस्पिरेशन, सांस लेना, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है कि हम लोग सांस लेते हैं, वो भी एक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो भी एक तरह का एनर्जी यानी कि शक्ति में, कोई शक्ति में कन्वर्ट होता है जिससे हम लोग चलते हैं, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि इन सभी स्थितियों में मूल पदार्थ बन के नया मतलब मूल पदार्थ बदल करके नया पदार्थ बनता है, जो दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हुई है। इन सारे स्थिति में जितना भी उदाहरण आप देखें, इन सब में क्या होता है कि जो भी मूल पदार्थ है उसका स्वरूप ही चेंज हो जाता है, वो दूसरे पदार्थ में बन जाता है, दूसरे पदार्थ में बदल जाता है। तो ये बताता है कि एक्चुअली रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, ये आप आगे पढ़ोगे, अभी घबराओ मत, बस ये अभी इसका परिभाषा है, ये जान लो, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक अभिकारक मिलकर एक या अधिक नए उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके गुण पूरी तरह से अलग होते हैं। अब आपको ये क्लियर होगा कि क्या एक्चुअली में रासायनिक अभिक्रिया है, क्या भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है, उस दोनों में क्या वो दोनों अलग कैसे है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब इसको और नए नए एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं, मतलब क्रियाकलाप के थ्रू समझते हैं जो आपके किताब में दिया हुआ है। पहला क्रियाकलाप है 1.1 में मैग्नीशियम रिबन का दहन करना। जब मैग्नीशियम रिबन को हम दहन करते हैं तो क्या होता है, तो इसको देखिए, इसमें बोला है लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम रिबन ले। आप 2 से 3 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। इसको आपको लेना है, ठीक है। इसको सैंड पेपर से धीरे धीरे रगड़े ताकि ऊपर की ऑक्साइड परत हट जाए। अब इस मैग्नीशियम रिबन को ले लिए तो इसको ऐसे ही नहीं जला देना है, उसको पहले एक सैंड पेपर नाम की चीज होती है, उससे इसको रगड़ना है ताकि इसके ऊपर जो भी लेयर होती है ना, ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड की परत होती है, वो हट जाए। अब जलने में सहायक होता है, यह जलने में सहायक होता है, समान रूप से दहन सुनिश्चित करता है। अगर ऐसा इसलिए हम करते हैं, इसको सैंड पेपर से इसीलिए साफ करते हैं ताकि ये जलने में कोई बाधा ना क्रिएट करे, ठीक है। ये जो ऊपर इसकी ऑक्साइड लेयर बन जाती है, उससे आप जलाओगे तो उसमें बाधा क्रिएट करती है, वो ठीक से नहीं जलेगा। तो इसीलिए उसको सैंड पेपर से पूरी तरह से साफ किया जाता है ताकि वो जलने में, आपका अभिक्रिया होने में कोई बाधा क्रिएट ना करे, ठीक है। सुरक्षा, पहले सबसे पहले आपको ये एक्सपेरिमेंट यानी कि ये क्रियाकलाप करने से पहले अपनी सुरक्षा देखनी है, और ये घर में बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी जानकार शिक्षक, अच्छे शिक्षक के मौजूदगी में करना है। घर में बैठ कर के एक्सपेरिमेंट मत खोल लेना, ठीक है। इसमें क्या करना है, अपना सुरक्षा कवच ले लो भैया, अपना चश्मा ले लो जिससे आपका आंख वाँख ना जले, अपना हाथ वाला ग्लव्स ले लो जिसको बोलते हैं ना, जिसमें हाथ वाला ग्लव्स को पहन के आपको गरम ना लगे, ठीक है। अपना पूरा कपड़ा वाला जो एप्रॉन आता है उसको पहन लो, ये सारा फिटफाट कर लो ताकि आप जब क्रियाकलाप करो तो आपको कोई नुकसान ना हो। और जब भी ये क्रियाकलाप करो किसी टीचर के, किसी शिक्षक के मौजूदगी में करो, अपने से मत करना, ठीक है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि एक्चुअली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, वो आप इस क्रियाकलाप से समझो, ठीक है। अभी तो समझ गए क्या है, उसका परिभाषा भी जान गए, लेकिन उसको सही मायने में क्या है वो आप विजुअल तरीके से देख करके समझोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। अब सेफ्टी ले लिए, अब रिबन को जलाना है। ये जो मैग्नीशियम रिबन लिए हैं, आपको इसको जलाना है। अपना माचिस लो, ये बंसन बर्नर होता है, बंसन लो, कैंडल लो, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको लो और उससे इसको जलाओ। लेकिन मैग्नीशियम रिबन को पहले चिमटे से पकड़ लेना, हाथ में मैग्नीशियम रिबन पकड़ के मत जलाना, चिमटे से पकड़ लेना तब इसको जलाना। तो जब आप इसको जलाओगे तो और नीचे एक कोई कटोरा रख देना, ऐसे कांच का कुछ रख लेना ताकि जल के जो उसका उत्पाद मिले यानी कि प्रोडक्ट मिले, वो आपको उत्पाद जो उसका मिले वो आपको कलेक्ट करना है, एकत्र करना है, तभी तो आप जानोगे कि क्या आप जलाए और क्या आपको मिला, ठीक है। तो जब आप इसको जलाओगे तो देखोगे कि इसमें ना बहुत ही
चमकदार रोशनी, उजली और चमकदार, सफेद उजली चमकदार रोशनी आती है, ठीक है। और ये जल करके आपको ये मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एक राख मिलेगा, सफेद कलर का पाउडर मिलेगा, राख मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। ये जलने के बाद क्या बनेगा, सफेद पाउडर बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपके इस कांच के बर्तन में एकत्र हो जाएगा। यही उत्पाद एक्चुअली रासायनिक परिवर्तन का संकेत है, ये जो जला। तो आप इसमें क्या देखें, क्या ऑब्जर्व किए कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाए तो मैग्नीशियम रिबन कैसे जला, पूरा सफेद चमकदार एकदम रोशनी के साथ जला, और जल करके क्या बना, एक राख बना, जो उजली कलर की राख होती है, वो पाउडर के फॉर्म में आपके इस कांच के बर्तन में मिला आपको, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि मैग्नीशियम आपका रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आप डिटेल से अभी आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली रासायनिक अभिक्रिया इसमें हुआ। कैसे कैसे समझ में आया रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाए थे और वो जला, तो कैसे जला, वो एकदम सफेद चमकदार रोशनी के साथ जला, और जल करके क्या हमको दिया, एक पाउडर के फॉर्म में एक राख दिया, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दोनों चीज डिफरेंट है, मैग्नीशियम रिबन अलग चीज था, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग चीज है, उसका प्रॉपर्टी अलग होगा, ये अलग गुण के साथ होगा, ये अलग गुण के साथ होगा। तो हम क्या समझे कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई। आप देखेंगे चमकदार, ये बिल्कुल वही है जो अभी हम बताए कि आप चमकदार रोशनी के साथ लौ को देखेंगे और वो मैग्नीशियम जलता हुआ दिखेगा, और वो जलने के बाद पाउडर बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछता है आपको कि मैग्नीशियम रिबन को हम जलाने से पहले क्यों घसते हैं, क्यों साफ करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को अभी हम आपको बताए कि मैग्नीशियम रिबन को हम जब जलाते हैं क्रियाकलाप के समय में, लेकिन उसको जलाने से पहले साफ करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि क्यों साफ करते हैं। तो उसका रीजन सेम है, क्यों साफ करते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम है ना, वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, अत्यधिक क्रियाशील धातु है, बहुत ज्यादा, वो बैठे बैठे रहना पसंद नहीं करता। तो वो क्या करता है, मैग्नीशियम को आप ऐसे रखोगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ वो आपस में रिएक्शन कर लेगा, मतलब इसका अभिक्रिया हो जाएगा, और क्या बना देगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये एक्चुअली बैरियर का काम करता है। क्या काम करता है, ये वायु, देखो मैग्नीशियम में क्या हुआ, मैग्नीशियम जो वायु में नमी होती है ना, उसके साथ धीरे धीरे प्रक्रिया करके अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वह संरक्षण अवरोधक है, यानी कि प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है। वो जब आप जलाओगे तो भीतर के ऑक्सीजन को, भीतर के धातु को ऑक्सीजन से अलग रखती है। वो भीतर का जो मैग्नीशियम आपका है, वो ऑक्सीजन का लेयर बना देता है, और ऑक्सीजन का एक संरक्षण अवरोधक है, और ये ऑक्सीजन का एक परत बना देता है मैग्नीशियम के ऊपर। तो वो ऑक्सीजन का जब परत बना देता है, तो अंदर के ऑक्सीजन मैग्नीशियम को जलने ही नहीं देता। तो जब आप जलाओगे तो आपको इस तरह से ब्राइट, मतलब उतनी सफेद चमकदार रोशनी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इसी रोशनी को, मतलब अच्छे से हमको क्रियाकलाप करने के लिए मैग्नीशियम को सैंड पेपर से अच्छे से साफ करना पड़ता है, ताकि उसके ऊपर जो जमी हुई परत है वो साफ हो जाए, और फिर वो क्रियाकलाप अच्छे से करे, और हमको जो रिएक्शन, मतलब जो क्रियाकलाप में एक्चुअली देखना है वो दिखे, यानी कि चमकदार रोशनी दिखे, ठीक है। अब समझ में आया कि क्यों मैग्नीशियम को मतलब हम साफ करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, यह वायु में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के साथ धीरे धीरे प्रक्रिया करके अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देती है, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे, ठीक है। यह परत एक संरक्षण अवरोधन के रूप में काम करती है, और भीतर की धातु को ऑक्सीजन से अलग रखती है। इसीलिए जलाने से पहले इसे सैंड पेपर से साफ किया जाता, ताकि असली धातु ऑक्सीजन से आसानी से प्रक्रिया कर सके, ठीक है। अब समझ में आया कि क्यों साफ करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इससे पूछता है कि लौ की चमक क्या दर्शाती है, मतलब जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो इसकी चमक जो होती है वो एक्चुअली हमें क्या दर्शाती है, वो हमें ये दर्शाती है, क्योंकि हम अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि जब भी ये रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है, तो किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, या फिर वो एनर्जी देता है या फिर लेता है, कुछ भी करता है, लेकिन वो करता है, क्योंकि कुछ बदलाव हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ। तो ये कुछ परिवर्तन के दौरान वो कुछ लेता है या फिर कुछ देता है एनर्जी के फॉर्म में। इसीलिए
तो लॉ की तीव्र गति ये दर्शाती है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है? ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा, क्योंकि हम इसमें बोले थे कि मैग्नीशियम अत्यधिक क्रियाशील है, तो जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो ये अत्यधिक क्रियाशील होने की वजह से बहुत ज़्यादा ऊष्मा और प्रकाश जनरेट करता है, इसीलिए ये इतना लॉ दिखाता है। ठीक है, और ये अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अर्थात इसमें ऊष्मा जो है बाहर निकलती है। ऊष्माक्षेपी किसको बोलते हैं? जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, क्योंकि ये ऊष्मा को दे रहा है। कभी भी अभिक्रिया होगी, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगी, या तो वो कुछ लेगा या तो कुछ देगा, तो इसमें क्या कर रहा है? वो दे रहा है। ऊष्मा क्या कर रहा है? दे रहा है, इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपी बोले। इस क्रिया के दौरान मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, जो एक संयोग अभिक्रिया है। ये आप आगे पढ़ोगे, ये बस अभी टर्म्स जान लो, इस वर्ड को जान लो कि संयोग अभिक्रिया इसको बोलते हैं। आगे इसको डिटेल्स में पढ़ोगे। तो इसमें क्या हुआ? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। ये लॉ जो चमकती है वो क्या दर्शाती है कि मैग्नीशियम अत्यधिक क्रियाशील है, इसीलिए वो जब आग से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जब हम उसको जलाते हैं तो वो अत्यधिक ऊष्मा प्रदान करता है, अत्यधिक ऊष्मा को जनरेट करता है, अत्यधिक ऊष्मा और प्रकाश का ऊर्जा का उत्पन्न करता है, इसीलिए लॉ इतनी चमकदार होती है। तो समझ में आया क्या हुआ इसमें? कैसा रिएक्शन हुआ, कैसा अभिक्रिया हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ। और कैसे हुआ? मैग्नीशियम को जला करके वो चीज बदल गई, मैग्नीशियम अलग चीज थी और मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग चीज बन गई, वो एक राख में व्हाइट सफेद पाउडर के फॉर्म में बन गई। और इसको क्यों, इसमें से जो 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि उसको क्यों साफ करते हैं, ताकि वो अच्छे से अभिक्रिया कर पाए, क्योंकि मैग्नीशियम अत्यधिक क्रियाशील है, तो वो बैठे बैठे हमारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। जो ऑक्सीजन, जो एयर में मॉइस्चर और ऑक्सीजन होता है, उससे रिएक्ट करके क्या बनाती है? उससे अभिक्रिया करके क्या बना देती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना देती है। जब ये परत बना देगी तो इसको जब रिएक्ट कराएंगे, मतलब अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन से, तो वो कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो परत तो ऑलरेडी ऑक्सीजन को ढकी हुई है, ऑक्सीजन को वहां पहुंचने ही नहीं दे रही है। तो आपकी सॉरी अभिक्रिया अच्छे से नहीं होगी, इसीलिए उसको साफ किया जाता है। और चमकदार लॉ क्या बताती है कि ये अत्यधिक क्रियाशील है, इसलिए जब हम इसको ऑक्सीजन से जलाते हैं, रिएक्ट कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? ऊर्जा और प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करती है। इसी की वजह से ये इतनी चमकदार होती है। और ये किस तरह का रिएक्शन है, किस तरह का अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। ये आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब दूसरा आपका क्रियाकलाप है आपके किताब का 1.2 का अवक्षेपण अभिक्रिया का प्रदर्शन। ठीक है, अब अवक्षेपण अभिक्रिया देखेंगे हम लोग कि कैसे इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जो जिसको हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। इसमें क्या करना है? 2 घोल मिलाने पर नया ठोस पदार्थ। इसका उद्देश्य क्या है? 2 घोल हम मिलाए जो कि मतलब बेरंग है, उसमें कोई रंग नहीं है, उस 2 घोल को हम आपस में मिलाए और उसको देखेंगे कि एक्चुअली में वो क्या बन जाता है। ठीक है, परख नली की तैयारी, पहले आप परख नली को तैयार कर लो, यानी कि टेस्ट ट्यूब को आप इस तरह से स्टैंड में टांग लो, बांध लो। ठीक है, उसके बाद क्या लेना है? ड्रॉप की मदद से आपको 5 ml लेड नाइट्रेट घोल लेना है। ठीक है, लेड नाइट्रेट घोल लेना है, PbNO3 होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट 5 ml आपको लेना है। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, दूसरा घोल इसी टेस्ट ट्यूब में मिलाना है, यानी कि इसी परख नली में दूसरा घोल मिलाना है। पहला आप डाले लेड नाइट्रेट घोल, मिला दिए। ठीक है, अब दूसरा क्या मिलाना है? दूसरा भी 5 ml पोटासियम नाइट्रेट घोल, पोटासियम आयोडाइड घोल मिलाना है। पहला है लेड नाइट्रेट घोल, दूसरा आप डालोगे पोटासियम आयोडाइड घोल। आप जैसे दूसरा डालोगे, पहला डाल दिए जो कि एक बेरंग कलर का द्रव्य है। ठीक है, दूसरा भी बेरंग कलर का द्रव्य है, दोनों में कोई रंग नहीं है। ठीक है, तो पहला आप लेड नाइट्रेट इस परख नली में ले लिए, फिर जैसे ही आप दूसरा द्रव्य डालोगे, यानी कि ये पोटासियम आयोडाइड, जैसे ही आप इसमें डालोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये 2 बेरंग लिक्विड, यानी कि ये 2 बेरंग द्रव्य आपस में मिलके आपको इस तरह से पीला कलर का एक इस परख नली के नीचे में जमा हुआ दिखेगा। ठीक है, जो एक्चुअली बना दिया क्या? लेड आयोडाइड, PbI2।
जिसको हम बोले बना दिया क्या, लेड आयोडाइड। एक ठोस पदार्थ यानी कि ठोस पदार्थ लेड आयोडाइड का निर्माण हो गया, जिसको हम बोलते हैं अवक्षेप कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट बोलते हैं उसको। जो ये ठोस पदार्थ बना इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेट और हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, तो इसमें हम इसमें क्या ऑब्जर्व किए, कैसे हमको पता चला कि एक्चुअली में वो रासायनिक अभिक्रिया हुई, क्योंकि हम इसमें दो कलरलेस यानी कि बेरंग द्रव्य मिलाए, दो अलग अलग तरह के बेरंग द्रव्य मिलाए, और जैसे ही हम उसको मिलाए आपस में तो हमको देखने को क्या मिला कि हमको एक पीला कलर का अवक्षेपण देखने को मिला, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हुआ, ये ठोस पदार्थ बना जिसको हम बोलते हैं पोटासियम नाइट्रेट, जो कि ये ठोस पदार्थ लेड आयोडाइड बना। ठीक है, जो ठोस के फॉर्म में बना। ठीक है, पहले क्या था, दो लिक्विड था, दो द्रव्य था जो कि बेरंग था। जब उस दोनों को आपस में मिलाए तो आपको क्या मिला, एक ठोस पदार्थ देखने को मिला जो कि पीला कलर का था, जिसको हम बोले लेड आयोडाइड। तो इसमें एक्चुअली में क्या हुआ, PbNO3 जो एक्वस फॉर्म में है वो रिएक्ट किया पोटासियम आयोडाइड से, जो कि एक्वस फॉर्म में है और कलरलेस है, और ये क्या बनाया, लेड आयोडाइड जो सॉलिड फॉर्म में है, येलो कलर का आपको देखने को मिला, और साथ में क्या बनाया, KNO3 पोटासियम नाइट्रेट। तो इससे क्या पता चला, इससे जो ये प्रेसिपिटेट आपका बना यानी कि जो अवक्षेपण बना, इससे क्या पता चला कि अभिक्रिया हुई, यानी कि इससे हमको क्या पता चला कि सच में रासायनिक अभिक्रिया हुई। मतलब ये दो तरह का आप एग्जाम्पल देख लिए। एक पहला जो पहले में आप मैग्नीशियम रिबन को जलाए तो उसमें आपको क्या मिला, कैसे पता चला अभिक्रिया हुई, कि आपको वो मैग्नीशियम रिबन था उसको जलाए तो आपको एक वाइट कलर का, सफेद कलर का पाउडर मिला। ठीक है, तो आप समझ गए कि भाई अभिक्रिया हुई। दूसरा आपका एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिला कि आप दो अलग अलग द्रव्य मिलाए, जो बेरंग द्रव्य था, जब आपस में आप उसको मिलाए तो वो क्या किया, एक पीला कलर का अवक्षेपण यानी कि एक सॉलिड, एक ठोस पदार्थ जनरेट किया। ठीक है, तो उससे आपको क्या पता चला कि दो लिक्विड यानी कि द्रव्य जब आपस में मिलाए तो ठोस पदार्थ दिया, यानी कि इसमें भी क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो ऐसे हमको पता चला कि सच में रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब देखो थर्ड वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका दूसरा, मतलब और एक क्रियाकलाप है जो 1.3 में है आपका, जहाँ पे जिंक धातु और अम्ल के बीच में अभिक्रिया हो रही है। तो इसका उद्देश्य, इसको बताने का क्या उद्देश्य है कि आपको इसके दौरान में ये पता चलेगा कि जब ये अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो गैस निकलेगा और उत्सर्जन तथा ऊष्मा का निर्माण होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप अपना सामग्री ले लो, यानी कि कोनिकल फ्लास्क जिसको हम बोलते हैं शंखाकार फ्लास्क यानी कि कोनिकल फ्लास्क, या परख नली, जो भी आपके पास क्लास में मौजूद हो। ठीक है, कुछ जिंक के दाने ले लो। ठीक है, पतला हाइड्रोजन मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट यानी कि पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, या फिर पतला सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। दोनों में से कोई एक लेना है, यानी कि दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा, उसका अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे, उत्पाद आएंगे, लेकिन आपको रिएक्शंस किसी एक को ही लेकर के करना है। ठीक है, बता हम आपको दोनों देंगे ताकि आपको जब अगर पूछे, समीकरण पूछे तो आप दोनों लिख सको। ठीक है, और अपना सुरक्षा उपकरण रेडी रखें। इसमें सुरक्षा, भाई कोई भी ये क्रियाकलाप करने से पहले अपना सुरक्षा देखना है, क्योंकि आपको नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि एक साफ फ्लास्क या परख नली ले, हम एक साफ फ्लास्क या परख नली ले लिए, उसमें कुछ जिंक के दाने डाल दें। ठीक है, अब उसमें अम्ल मिलाए यानी कि एसिड, उसको सावधानी पूर्वक मिलाए। ठीक है, सावधानी पूर्वक पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं। जब हम इसमें जिंक ले लिए हैं, अब इसमें सावधानी पूर्वक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं। ठीक है, पतला, जिसको हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, या फिर H2SO4, दोनों में से कोई एक, दोनों एक साथ मत डाल देना, दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, चीज एक ही है, मतलब एक ही जिंक आपको लेना है और ये लिक्विड अलग अलग है जिसमें आपको एक ही कोई लेना है। तो चलो HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए या H2SO4। अब जैसे आप इसमें डालोगे, जैसे ही HCl इसमें डालोगे, जैसे ही HCl द्रव्य आप इसमें डालोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से बुलबुले देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप इसमें ये द्रव्य डाले
HCl या फिर H2SO4, तो आप इसमें क्या देखोगे, जैसे ही ये जिंक से संपर्क करेगा, जैसे ही ये द्रव्य जिंक से संपर्क करेगा तो ये ऐसे बुलबुले आपको देखने को मिलेगा, बनने लगेंगे। तो ये बुलबुले एक्चुअली क्या चीज बन रहे हैं, ये एक्चुअली हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ये जो बुलबुला बन रहा है वो क्या चीज का बन रहा है, वो हाइड्रोजन गैस को निकलने का दर्शाता है। मतलब और जब ये रिएक्शन, मतलब जब ये अभिक्रिया होगी तो आपको हल्की बुलबुलाना आवाज सुनाई दे सकती है, ठीक है, हल्की बुलबुलाहट वाली आवाज सुनाई दे सकती है। तो ये हमको क्या दर्शाता है कि एक्चुअली में रिएक्शंस हुआ, यानी कि एक्चुअली में रासायनिक अभिक्रिया हुआ, क्योंकि हम जिंक को लिए, हल्का थोड़ा सा जिंक लिए और उसमें जब द्रव्य मिलाए, तो जैसे वो द्रव्य जिंक को टच किया, जैसे ही द्रव्य जिंक के संपर्क में आया, तैसे ही हमको क्या देखने को मिला, बुलबुला देखने को मिला और वो आवाज सुनाई दी, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला कि भाई कुछ तो हुआ, कोई काम तो हुआ, यानी कि कुछ अभिक्रिया तो हुई, कुछ रासायनिक अभिक्रिया तो हुई, कुछ तो देखने को मिला। और आप क्या देखोगे, आप सावधानी से जब उसको हल्का सा फ्लास्क को टच करोगे, यानी कि ये कोनिकल फ्लास्क को जब आप टच करोगे तो आपको थोड़ा सा इसको गर्म महसूस होगा। आपको कैसा फीलिंग होगा, गर्म महसूस होगा। मतलब जैसे आपको ये गर्म महसूस हुआ तो आप समझ जाओ कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो रिएक्शन हुआ, मतलब कोई तो अभिक्रिया हुई। तो ऐसे हमको पता चला कि एक्चुअली में अभिक्रिया हुई, क्योंकि बुलबुले निकले प्लस वो फ्लास्क जो है वो गर्म हो गया, तो हमको पता चल गया कि अभिक्रिया हुई। तो इस रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखेंगे, Zn प्लस H2SO4 यानी कि जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, या फिर जब ये हाइड्रोजन यानी कि HCl से रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। दोनों के केस में हाइड्रोजन गैस बनेगा प्लस फ्लास्क क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो हम क्या अवलोकन किए कि बुलबुलों के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलती है और फ्लास्क गर्म महसूस होता है, जो दर्शाता है कि अभिक्रिया क्या है, उष्माक्षेपी है, यानी कि एक्सोथर्मिक है, जो प्रीवियस वाला भी था, ठीक है, उष्माक्षेपी है। जो कि पिछला वाला भी था जिसमें उष्माक्षेपी कौन और एक था, जो मैग्नीशियम रिबन जो जला रहे थे वो भी उष्माक्षेपी था, ये भी उष्माक्षेपी है। तो समझ में आया कि इसमें भी अभिक्रिया हुई। तो अब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के स्पष्ट संकेत, अभी आपको ये जो क्रियाकलाप दिखा रहे थे इसी चीज को समझाने के लिए कि हमको कैसे पता चलेगा, ऐसा कौन सा संकेत मिलेगा कि हमको पता चलेगा कि भैया रासायनिक अभिक्रिया तो हुई है। तो वही जो हम आपको अभी क्रियाकलाप दिखाए, यही चीज समझाने के लिए कि हमको वैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो देख लो, पहला है कि अब अवस्था में परिवर्तन, उसका कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, कि अब इस अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, उसका अवस्था ही बदल जाएगा। जैसे कि पदार्थ अगर ठोस है तो वो द्रव्य में बन जाएगा, द्रव है तो गैस में बन जाएगा, द्रव्य है तो ठोस में बदल जाएगा। ऐसी स्थिति में हम समझ जाएंगे कि भैया रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अमोनियम क्लोराइड को जब आप गर्म करोगे सीधे गैस बनेगी। अमोनियम क्लोराइड जो एक पाउडर के फॉर्म में है, जो एक व्हाइट कलर का सफेद कलर का पाउडर होता है, जब आप उसको गर्म करोगे तो क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी, यानी कि एक ठोस पदार्थ गैस में बन गई। तो क्या समझे हम, भैया रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फिर क्या है, मोमबत्ती जलने पर ठोस मोम द्रव्य में बदलता है और फिर गैस में बदलता है। जब आप मोमबत्ती जलाते हो घर में, सबके जो घरों में जनरली मोमबत्ती तो जलता ही है, दीपावली में तो जलता ही है भाई। तो जब वो जलाओगे तो आप देखोगे कि वो पहले द्रव्य में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, पहले द्रव्य में कन्वर्ट हुआ और धीरे धीरे ये गैस में भी कन्वर्ट हुआ। तो पूरी मोमबत्ती कहाँ गायब हो जाती है, इसीलिए तो गायब हो जाती है क्योंकि वो उसका आकार बदल गया है ना। तो कैसे हम ये ऐसे समझ गए कि भैया रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। दूसरा क्या है, रंग में परिवर्तन होगा। पहला था अवस्था में परिवर्तन होगा, देख लिए अवस्था। अब दूसरा है रंग में परिवर्तन होगा, जो हम आपको बताए थे कि लोहे का जंग लगना, यानी कि लोहे में जंग लगेगा तो उसमें रंग बदल जाएगा। लोहा होता है कैसा, इस कलर का होता है, इस कलर का होता है, ठीक है। जब इसमें जंग लग जाएगा तो ये लाल भूरे कलर का दिखने लगेगा, तो आपका रंग बदल गया, तो समझ जाओ कि भैया अभिक्रिया हुई है, ठीक है। फिर कच्चे आम का पकना, कच्चे केले का पकना, मतलब रंग में परिवर्तन है, तो हम समझ गए कि भैया रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ऐसे हमको पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा ये हुआ। तीसरा है गैस का उत्सर्जन,
जो अभी आप क्रियाकलाप देखें कि जिंक को हम अम्ल से जब रिएक्ट कराए, मतलब अभिक्रिया कराए, तो जैसे ही हम जिंक को अम्ल से मिलाए, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलाए, अम्ल से मिलाए, तैसे ही हाइड्रोजन गैस बनने लगी, बुलबुले उठने लगे। अभी आप पीछे देखे एक्सपेरिमेंट में, तो हम समझ गए कि भैया रासायनिक अभिक्रिया हुई। और तो और घर में एक कॉमन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला अभिक्रिया बेकिंग सोडा होता है ना, घर में सबके बेकिंग सोडा होता है सबके घर में, ठीक है। जब आप उसमें सिरका डालोगे तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बुलबुले बनेगी ऐसे, ठीक है। तो समझ जाओ कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, क्योंकि गैस का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है। चौथा क्या है? तापमान का में परिवर्तन, उसका तापमान बदल जाएगा। जैसे अभी पीछे आप एग्जाम्पल देखे थे जिंक का ही, सेम एग्जाम्पल, जिंक और अम्ल को जब हम आपस में मिलाए तो उसमें तापमान बदल गया। जब उसका कॉनिकल फ्लास्क हम टच किए तो भाई हमको क्या समझ में आया कि वो कॉनिकल फ्लास्क क्या हो गया? गर्म हो गया, यानी कि तापमान में परिवर्तन हो गया। तो हम समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट पानी में घुलने पर घोल ठंडा हो जाता, और एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट को जैसे आप पानी में घोलोगे तो घोल बहुत ज्यादा बर्फ की तरह ठंडा हो जाएगा। तो समझ जाना कि तापमान में परिवर्तन हुआ, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो इतने 4 तरीके से आपको समझ में आएगा कि भाई आपको संकेत मिलेगा कि नहीं भाई कुछ तो हुआ है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो क्लियर है इतना दूर तक? होप आपको ये क्लियर होगा। मैं आपको जितने सरल तरीके से बता सकती थी, एग्जाम्पल के साथ, फोटो के साथ, सब आपको बताई, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके दिमाग में ये अच्छे से जा रहा होगा और आप चीजों को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों पढ़ें? भाई पढ़ने की ही क्या जरूरत है? इतना बैठ के पढ़ा रहे हो क्लास 10 में रासायनिक अभिक्रियाएं, भाई बहुत जरूरी है इसको पढ़ना, क्योंकि इसी की वजह से तो हमको पता चलता है कि हमारे आसपास जो परिवर्तन हो रही है, रासायनिक परिवर्तन आसपास जो होती रहती है, उनके बारे में हम कैसे जानेंगे? अगर हमको ये चीजें नहीं बताई जाएगी तो हम लोग उसके बारे में जान ही नहीं पाएंगे। प्राकृतिक और उद्योग में पदार्थ कैसे बदलते हैं या समझने के लिए हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। पाचन हुआ, कंबस्शन यानी कि दहन हुआ, जंग लगना हुआ, या फिर फर्मेंटेशन हुआ, जैसे प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए हमको ये रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना बहुत जरूरी है। दैनिक जीवन की घटनाओं के पीछे छिपे रासायनिक सिद्धांत को जानने के लिए हमको रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अब समझ में आया कि क्यों हम लोग को हमारे सिलेबस में ये रासायनिक अभिक्रियाएं को पढ़ाया जाता है, ताकि हम आसपास की चीजों को समझ सके, जो अपने दैनिक जीवन में, अपने शरीर के अंदर भी कितनी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती, इन चीजों को समझ सके। इसको समझने के लिए एक्चुअली हम लोगों को रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आज की कक्षा एक्चुअली में यहीं तक थी, आज का लेसन यहीं तक था। और आज के कक्षा के ऊपर से, मतलब आज के कक्षा के बेस पे आपके लिए ये क्वेश्चन है, जो आप ईमानदारी से इसको बनाने का कोशिश करना है, क्योंकि ये आपके क्लास 10th में, कक्षा 10th में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसको ध्यान से देखो, पढ़ो और इसको अपने से लिखने का कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चन है ये कथन और अससन, मतलब कथन और कारक वाला क्वेश्चन है, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड में। जिंक को HCl में डालने पर बुलबुले बनते हैं, ठीक है। पहला है, इसका कथन क्या है? जिंक को HCl में डालने से बुलबुले बनते हैं। कारण क्या है? इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या इसमें सही है। ए और आर दोनों सही है, वह आर और ए की सही व्याख्या है। मतलब आपको ये देख करके टिक करना है कि कौन सा, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के 4 संकेत उदाहरण सहित लिखिए। ये अभी आपको तुरंत जस्ट बताए, तो इसको अपने से बनाने का कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका आंसर दे देंगे, लेकिन पहले अपने से कोशिश करना, कहीं से हेल्प मत लेना, क्योंकि इतने अच्छे से आपको आज का कक्षा बताए हैं कि आप उस लेसन को देख करके भी इसको बना सकते हो, लेकिन अपने से लिखने का कोशिश करना। हमेशा चीज़ों को रटने का कोशिश मत करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज़ करो, और उसको यूज़ करोगे तो आपका दिमाग ही तेज होगा और आपको बार बार चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी। समझ करके आप काफ़ी चीज़ लिख दोगे और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। अगली क्लास में आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं,
संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती है, अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती है, ये सारे डिटेल्स अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। और इस टॉपिक के बेसिस पे आपके लिए ये क्वेश्चन है, इसको भी आप अटेम्प्ट करने का कोशिश करना, इसको भी बनाने का कोशिश करना, क्योंकि इसको बनाने के क्रम में आप लेसन्स पहले पढ़ के आओगे, ठीक है। अगले वाला जो हम बताने वाले हैं उसको आप पढ़ के आओगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी, और आप इसको एक बार अटेम्प्ट लेने का कोशिश करना, अपने से बनाने का कोशिश करना, फिर तो हम है ही आपको आंसर बताने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है, अपघटन अभिक्रियाएं शब्द की परिभाषा लिखिए। उस शब्द की परिभाषा लिखिए। ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की सहायता से होने वाली एक एक अपघटन अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा है, सब्जी कचरे का खाद में बदलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा भी क्लियर है। फिर है, अपघटन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाओं का विपरीत क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये क्लियर है। इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एक एक रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसमें सम्मिलित अभिकारक और उत्पाद के नाम भी बताइए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप अपने से कोशिश कीजिएगा लिखने का। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका आंसर बता देंगे, लेकिन पहले अपने से कोशिश तो कीजिए, ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्लास के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।